तो हेलो गाइज, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है शेयर्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में आता है और इसका नाम क्या है चैप्टर का। अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, ये आपका चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। तो इस वीडियो में हम केवल कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को करने से पहले इनको कंसेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट हम समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर शेयर्स। इन शेयर्स को समझने के लिए मान लीजिए कंपनी है, ये कंपनी है, इसको पैसे की जरूरत है। इसको मान लीजिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस की जरूरत है। ठीक है, और इसकी अपनी जो वर्थ है, नेटवर्थ, आप समझते हैं नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ जो इसकी वैल्यू है, इस कंपनी की वैल्यू है करीब 2 करोड़ रुपए, 2 CR इस कंपनी की वैल्यू है। तो इसको चाहिए 50 लाख रुपए। कोई नया आइडिया, नया बिजनेस कोई शुरू करने के लिए इसको 50 लाख की जरूरत है। और ये पब्लिक से, इनको एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ध्यान रखना, पब्लिक लिमिटेड ही, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज ही पब्लिक में शेयर्स इशू कर सकती हैं। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही शेयर्स इशू कर सकती हैं। इशू कहां? पब्लिक में। पब्लिक में ध्यान रखना, पब्लिक में जो शेयर्स इशू कर सकते हैं वो केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कर सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ये शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके नाम के आगे खाली लिमिटेड लिखा होता है, लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके नाम के आगे उसका प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें पब्लिक वर्ड नहीं लिखा जाता है, खाली लिमिटेड वर्ड ही लिखा है, तो समझ लीजिए वो एक पब्लिक लिमिटेड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही शेयर्स इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो शेयर्स इशू करना, अब शेयर्स की जरूरत क्या होती है ये देखिए, यहाँ पे समझते हैं। 2 करोड़ रुपए इस कंपनी की वर्थ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, जितना भी वो प्रॉफिट 100% है। ठीक है, 100% जो भी इनका प्रॉफिट है। ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आता है ईयरली। 1 करोड़ रुपए ये ईयरली प्रॉफिट करते हैं, और ये 1 करोड़ कितना है उनका 100% है, 2 करोड़ की वैल्यूज है ये। ठीक है, 2 करोड़ पे मिलने वाला 1 करोड़ एनुअल ये प्रॉफिट है, 1 करोड़। ठीक है, तो अब ये 50 लाख रुपए पब्लिक से मांगेंगे, इनको जरूरत पड़ेगी, और ये जो पैसा पब्लिक यहाँ पे जमा करेगी इनके पास, वो चीज, वो क्या होता है, वो शेयर कैपिटल कहलाती है, शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पूंजी होती है, पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी कैपिटल की जरूरत होती है वो शेयर कैपिटल है ये। ठीक है, वैसे पूंजी खाली कैपिटल होती है, तो अब ये शेयर्स से बनने वाली पूंजी है तो ये शेयर कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो शेयर कैपिटल इस कंपनी को कितनी मिली? 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल मिल जाएगी कंपनी को बिजनेस करने के लिए। कहां से मिलेगी? पब्लिक से मिलेगी। ठीक है, पब्लिक यहाँ पर अपना पैसा, कोई 50,000 के शेयर्स खरीदेगा, कोई 10,000 के शेयर्स खरीदेगा, ऐसे कर करके इनको 50 लाख रुपए पब्लिक से मिल जाएंगे। अब पब्लिक को इन कंसीडरेशन कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? पब्लिक ने, जिसने पैसा जमा किया है, अपना पैसा, तो उनको कुछ ना कुछ प्रतिफल चाहिए, कंसीडरेशन चाहिए उसके अगेंस्ट में। तो वो जो कंसीडरेशन होता है, वो जो पैसा इनको प्रॉफिट के रूप में मिलता है, प्रॉफिट कह लो, कंसीडरेशन कह लो इनके पैसे पर, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड होता है वो। ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्ड्स, जो ये टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, ये आगे आपको यूज आएगी। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो प्रॉफिट है जो शेयर कैपिटल के कंसिडरेशन में पब्लिक को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, तो अब देखिए इसकी नेटवर्थ 2 करोड़ है और प्रॉफिट इसको 1 करोड़ आता है,
तो 50 लाख रुपए ये और लग जाएंगे, तो इसकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉफिट इसका 1 करोड़ की जगह कितना हो जाएगा, 1.25 करोड़, 152 करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा इसका। तो ये इतना 1.25 करोड़ ये जो प्रॉफिट है इसका कुछ परसेंट जितना भी इसका बनेगा वो डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एक्चुअली में जो प्रॉफिट करती है कंपनी, उसका कुछ पार्ट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है। देखिए उसकी, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा शेयर्स पे। शेयर कैपिटल समझ आ गई होगी बात। शेयर कैपिटल क्या है, ये पूंजी है जो पब्लिक से पैसा हमारे पास कलेक्ट होता है, ठीक है। और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स, अब ये जो कैपिटल यहां से कलेक्ट करी है, ये इकट्ठे किसी ने 50 लाख नहीं दिए हैं, ठीक है। किसी ने, अब मान लीजिए जो कंपनी होती है, कंपनी के पास लिखा होता है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, शेयर्स इश्यू करती है, तो क्या होता है, उसका प्रोस्पेक्टस होता है कि कंपनी की ये वैल्यू है, ये इतनी नेटवर्थ है, ये सब चीजें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। और उसमें लिखा होता है कि कंपनी इतने शेयर्स इशू कर रही है जिसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। सपोज कंपनी कहती है, इशू करती है कंपनी, इशू करती है, बोले देखिए 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर कह दूं 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। और ऐसे 5 लाख शेयर्स जो है कंपनी ने इशू कर दिए हैं। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हमारे रजिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो राइट देती है हमको, ठीक है। हमें किस चीज का राइट देते हैं शेयर्स, ओनरशिप का राइट देते हैं, ओनरशिप। हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ठीक है। हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जो भी शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है। ओनर बनने का क्या मतलब है, कंपनी के प्रॉफिट का उसे हिस्सा मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट का, ठीक है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड में यही फर्क है। डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है और डिविडेंड एक्चुअली में प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड नहीं होता है इनका कुछ भी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि शेयर्स तो हमने समझ लिया, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। शेयर्स ओनरशिप का राइट देते हैं हमें। अब जो पब्लिक जो इन शेयर्स को खरीदता है, जिसका पैसा पब्लिक में लगता है, ठीक है, वो कौन होता है, वो उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। दे आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। उनको हम किस नाम से जानते हैं, दे आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओनर भी है ये, ओनर भी इन्हीं को कहते हैं, यही ओनर कहलाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसने ये शेयर्स खरीदे हैं। और शेयर्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमें ओनरशिप का राइट देता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो पैसा कलेक्ट किया कंपनी ने, ठीक है। समझ लीजिए कंपनी ने कितने 5 लाख शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर था। तो कंपनी के पास 50 लाख रुपए अरेंज हो गए, 50 लाख रुपए कंपनी के पास अरेंज हो गए। ये 50 लाख रुपए क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ये क्या होती है, ये शेयर कैपिटल है। तो आपको समझ आया होगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है, वर्ड से ही समझ आ रहा है। कैपिटल क्या है, पूंजी है, जो हम पहले भी आज से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पूंजी हमारी क्या होती है, कैपिटल। पर ये पूंजी ऐसी पूंजी है जो शेयर्स से कलेक्ट हुई है, ठीक है। पब्लिक ने इसमें पैसा जमा किया है, ये शेयर्स बेचकर कलेक्ट हुई पूंजी है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, इट इज शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल भी समझ आई आपको। शेयर कैपिटल पूंजी होती है। वो पूंजी कौन जमा करता है पब्लिक में, कौन लगाता है कंपनी में वो पूंजी, उसको हम ओनर कहते हैं, यानी शेयर होल्डर लगाता है वो पूंजी, ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में कि शेयर कैपिटल क्या होती है। अब हम बात करेंगे शेयर्स के टाइप की, टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ शेयर्स को ध्यान से पढ़ना। टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये 2 टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एक कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स, एक कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें क्या फर्क होता है, इनको पहले तो इनकी पहचान, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई कीजिए
कि इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स को समझ लेना, दे आर एक्चुअल ओनर्स, इनको ओनर्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में ओनर्स हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट द ओनर्स, ये ओनर नहीं है, ठीक है। शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने लेकिन ये ओनर नहीं है, ठीक है। असली ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स असली ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्क ये लेते हैं, ठीक है। रिस्क, अब रिस्क कैसा आप पूछेंगे, तो रिस्क कैसा होता है कि इनके पैसे पर जो ये पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, उसको प्रॉफिट होगा तभी ना मालिक को मिलेगा प्रॉफिट। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, अगर ये ओनर्स हैं तो प्रॉफिट होगा तो ही इनको डिविडेंड मिलेगा। अब तक हमने समझा कि शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कब मिलेगा इनको? जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मालिक है, ठीक है। फायदा क्या होता है इसका? देखिए, कभी मान के चलिए कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है अगर कंपनी को, तो कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मान लीजिए 10% डिविडेंड नॉर्मली बनता है नॉर्मल प्रॉफिट में। और कभी कंपनी को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो डिविडेंड की जो रेट है, वो डिविडेंड का रेट, इसका मतलब इनका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं होता है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो इनको हो सकता है 10% ही मिले या नहीं भी मिले, ये भी कंडीशन है, नहीं भी मिल सकता है डिविडेंड, मिले तो 10% भी मिल सकता है, और हो सकता है 40% भी मिल जाए डिविडेंड और 50% भी मिल जाए। कितना भी ये डिविडेंड मिल सकता है इनको, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा बटेगा, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली ओनर्स, ठीक है। रिस्क काहे का लेते हैं ये कि कभी लॉस, ठीक है। तो बात समझ रहे होंगे। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है। पहली चीज, इनका रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है, जैसे हमने जाना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। तो काहे के मालिक ये जब रेट फिक्स है इनका, ठीक है, ये तो ब्याज की तरह हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर्स खरीदे हैं तो इनको ब्याज नहीं मिलता है, इनको भी डिविडेंड ही मिलता है, बट वो डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। तो फिक्स डिविडेंड मिलता है इनको। बात आती है कि प्रेफरेंस, इनका नाम देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये, तो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में प्रेफरेंस, ये जो वर्ड है प्रेफरेंस से समझ में आ रहा है कि इनको किसी चीज में प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। बिल्कुल, इनको दो चीजों में प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 1 प्रेफरेंस कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के टाइम पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब कैसी प्रेफरेंस कहेंगे आप? डिविडेंड। कैसी प्रेफरेंस? कि प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ठीक है, साल में एनुअली में पता चला कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने अब डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड देना है, तो कंपनी पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ये इनको प्रेफरेंस दी जाती है, पहले इनका पैसा चुकाया जाएगा, बाद में बचेगा तो इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस इनको कहाँ मिलती है? एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। नंबर 2, इनको प्रेफरेंस कहाँ मिलती है? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। कब मिलती है? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। तो इनको इन शेयर होल्डर्स को दो प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। नंबर 1, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के समय पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, अगर बचेगा तब उनको दिया जाएगा, पहले इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस। नंबर 2, इनको प्रेफरेंस कब मिलती है? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है कंपनी, अब कल से कंपनी ने काम नहीं करना है, ठीक है, बंद कर दी है कंपनी, तो उस समय ये जो शेयर्स में पैसा लगाया गया है, ये शेयर्स का पैसा वापस होता है, रिटर्न की जाएगी कैपिटल। तो पहले किसकी कैपिटल रिटर्न की जाए, इनकी या इनकी? बिल्कुल पहले इनकी करी जाएगी, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, पहले इनको कैपिटल रिटर्न करेंगे, बाद में अगर बचेगा तब इनको दिया जाएगा। ये तो मालिक है, ठीक है, मालिकों को बाद में, ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस। तो होप आपको इतना समझ आया होगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है शेयर कैपिटल। अब हम शेयर कैपिटल को समझते हैं। शेयर कैपिटल,
जैसे शेयर्स के टाइप होते हैं ऐसे ही शेयर कैपिटल के भी टाइप्स हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। नंबर 1 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नंबर 2 इशूड शेयर कैपिटल। एंड नंबर 3 सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इन तीनों को कैपिटल को हम समझते हैं, ठीक है। पहली है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑथराइज्ड का क्या मतलब हुआ, कंपनी। ध्यान रखना, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी ऑथराइज्ड है। कौन? कंपनी ऑथराइज्ड होती है कि इतनी शेयर कैपिटल ये कंपनी कभी भी अपने लाइफ स्पैन में इतनी शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। यानी इसके कंपनी का जो एमओयू होता है उस एमओयू में ये लिखा होता है कि कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी को अथॉरिटी है कि वो अपने लाइफ स्पैन में 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, उस जिसमें एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए या 100 रुपए, कुछ भी हो सकती है शेयर की वैल्यू। तो 5 लाख शेयर्स ये अपने लाइफ स्पैन में इशू कर सकती है, ये कंपनी का अथॉरिटी है। तो इसका मतलब कंपनी की 5 लाख इंटू 10, 5 लाख तो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, पर 10 रुपए का एक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 50 लाख की कैपिटल हो गई। 50 लाख की कैपिटल ये किसी भी समय अपने लाइफ स्पैन में इतने तक की कैपिटल पब्लिक से ये अरेंज कर सकती है, ठीक है। ये अथॉरिटी होती है इसको, किसको अथॉरिटी होती है? कंपनी को, ठीक है। नंबर 2 इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल, इशू भी कौन करता है? इशू करना मतलब जारी करना। इशू करते हैं शेयर्स, तो पहली बात कौन करता है? ध्यान रखना, ये भी काम कंपनी का है। कंपनी इशू करती है शेयर्स, ठीक है। कंपनी शेयर्स इशू करती है। अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। इससे ज्यादा इशू करने की अथॉरिटी नहीं है उसको, तो 5 लाख शेयर्स मैक्सिमम ये इशू कर सकती है। लेकिन अगर अभी मुझे पैसे की जरूरत कम है तो जरूर मैं, भैया हो सकता है मैं 2 लाख शेयर्स इशू कर दूं, 2 लाख शेयर्स इशू कर दूं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा अगर मैं 2 लाख शेयर्स इशू कर दूंगा? तो मैं 20 लाख की कैपिटल अरेंज कर सकता हूं। यानी एट अ टाइम, क्या कहने का मतलब है कि एट अ टाइम मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है कोई नया बिजनेस अपना स्टेबल करने के लिए, तो 20 लाख में पब्लिक से अरेंज कर सकता हूं। मैं 2 लाख शेयर्स इशू कर दूंगा, 10 रुपए का एक। मुझे अथॉरिटी तो ज्यादा की है 5 लाख की, पर 5 से ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तीसरी बात आती है सब्सक्राइब्ड की। तो जैसे हमने जाना कि अथॉरिटी किसे होती है? कंपनी को होती है। इशू कौन करता है? कंपनी करती है। सब्सक्राइब कौन करता है? सब्सक्राइब पब्लिक करती है। सब्सक्राइब कौन करता है? पब्लिक करती है। तो शेयर्स को सब्सक्राइब कौन करेगा? पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। अब आपको पता है कि कोई चीज हम बेच रहे हैं, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक हो सकता है मांगे, डिमांड बहुत ज्यादा करे हमारी चीज की, और हो सकता है पब्लिक को नहीं पसंद, नहीं लेना चाहे, कम ले, है ना। तो डिपेंड करता है ये सब पब्लिक के ऊपर। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। जो तीसरी हम कैपिटल थी, ऑथराइज्ड आप समझ गए, इशूड भी समझ गए, कंपनी करती है। पर सब्सक्राइब कौन करता है? सब्सक्राइब पब्लिक करेगी, ठीक है। पब्लिक चाहेगी उतने सब्सक्राइब होंगे। तो सब्सक्राइब के हमारे पास 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, मैंने 5 लाख शेयर्स इशू करे, समझ लीजिएगा, 5 लाख छोड़ो, मैंने 2 लाख शेयर्स इशू करे। कितने इशू करे हैं? 2 लाख शेयर्स मैंने इशू करे हैं, ठीक है। इशू 2 लाख शेयर्स इशू करे, पर पब्लिक ने पूरे 2 लाख ही डिमांड कर ली, ठीक है। पूरे मैंने 2 लाख इशू करे और पब्लिक ने 2 लाख ही सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। एक कंडीशन, जितने मैंने इशू करे उतने ही एप्लीकेशंस भी आ गई, उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया, ठीक है। एक केस। केस नंबर 2 हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ये फुल सब्सक्रिप्शन है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड कहते हैं इसको, ठीक है। 2 लाख इशू करे, 2 लाख की एप्लीकेशंस आ गई, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने 2 लाख इशू करे लेकिन 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई, कम एप्लीकेशन आई,
लोगों ने कम डिमांड करी मेरे शेयर्स की, ठीक है, मैंने 2 लाख इशू करे लेकिन पब्लिक ने 2 लाख नहीं खरीदे, 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई। इस केस को हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं यूज कर रहा हूं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कंडीशन के हिसाब से। 2 लाख मैंने इशू करे, 1.5 लाख ही एप्लीकेशन आई, सब्सक्राइब कम हुई, तो जब कम सब्सक्राइब होती है इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस आता है, मैंने शेयर्स तो इशू करे 2 लाख लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए जी, एप्लीकेशन दे दी 3 लाख की, तो 3 लाख देखो, अब 3 लाख की एप्लीकेशन मेरे पे आ गई, ज्यादा की आ गई, ठीक है, मैंने तो 2 ही लाख के इशू करे थे, 3 लाख की आ गई। ये टफ केस होता है, यही केस हमको समझना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। बाकी जो 2 केस आप देख रहे हैं ये दोनों इजी हैं, अभी मैं समझा दूंगा। पहले इसको ध्यान रखना है, जब हम एप्लीकेशन इशू करते हैं शेयर्स, अगर हम इशू 2 लाख कर रहे हैं और एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई, उसको हम किस टर्म से जानते हैं, उसको हम जानते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। यही केस थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसी को बहुत अच्छे से समझना है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। पहले छोटी सी एक बात इन दोनों केसेस की समझ लेना कि मैंने इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स और 2 लाख की एप्लीकेशन ही आ गई पूरी, तो मैं पूरे क्वेश्चन को इस 2 लाख रुपए के हिसाब से, 2 लाख शेयर्स के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी इतनी बात समझना कि अगर 2 लाख की एप्लीकेशन इशू करे हैं मैंने 2 लाख शेयर्स और 2 लाख की ही एप्लीकेशन आई हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो 2 लाख से ही मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, 2 लाख से ही, यही बात। दूसरा केस है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। मैंने इशू तो करे हैं 2 लाख शेयर्स लेकिन एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख से ही मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए ये दोनों केस इजी हैं, क्योंकि अगर 2 लाख सब्सक्राइब हैं तो इसी से सॉल्व करना है, अगर कम सब्सक्राइब है तो जितने सब्सक्राइब है उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बट अगर मुझे 3 लाख सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, तो मैं किसको वापस करूं, किसी को तो वापस करना, हर किसी को तो नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा केस लग जाता है, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। तो यहां तक होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कैसे बनता है, फिर से ध्यान रखिए, मैंने इशू कितने करे हैं, इशू करे हैं 2 लाख और एप्लीकेशंस आ गई हैं, सब्सक्रिप्शन आ गए हैं कितने के, सब्सक्रिप्शन आ गए हैं 3 लाख के, ठीक है, सॉरी हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 2 लाख मैंने इशू करे और सब्सक्रिप्शन आ गए 3 लाख के, ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं। इस केस में हमारा एक केस बनता है प्रोराटा अलॉटमेंट। इसमें हमारा एक केस क्या बनता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग लिख लेना, दिस इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट को कैसे समझते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हमारा प्रोराटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर होल्डर्स को मैंने 3 लाख देने हैं, सॉरी 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई है, 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई है और 2 लाख शेयर्स मुझे अलॉट करने हैं, 2 लाख। बात समझना इस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की कि ये होते हैं अप्लाइड शेयर्स, ऐसे ही ध्यान रखना, अप्लाइड पहले लिखना, अप्लाइड और माइनस अलॉटेड, अलॉटेड, ये 2 बातें ध्यान रखना, ये आगे हमें मदद करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो प्रोराटा अलॉटमेंट को यही मैं हल्का सा इसके कंसेप्ट को समझा देता हूं। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, पब्लिक ने अप्लाई कितने किए हैं, 3 लाख ज्यादा कर रखे हैं, और मुझे अलॉट करने कितने हैं, मुझे अलॉट करने हैं 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं इनको हर अलग अलग उसमें सॉल्व करना पड़ता है इसको। जैसे कहा कि किसी ने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, कहा क्या 30,000 शेयर्स ये क्या हैं, ये अप्लाइड हैं, अप्लाइड, ठीक है। तो मुझे अलॉटेड बताने हैं, अलॉटेड। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां समझना। अप्लाइड, मैंने अप्लाइड कोई व्यक्ति है, मैंने तो इशू करे थे 2 लाख, है ना, और 2 ही लाख मुझे अलॉट भी करने हैं, पर एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की। तो उन एप्लीकेशंस में एक व्यक्ति था, कोई मोहन, ठीक है,
उसने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, एक ही व्यक्ति ने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो क्या मैं सारे के सारे 30,000 शेयर्स इसको अलॉट कर दूं? नहीं करूंगा, ठीक है। तो बाकियों को क्या करूंगा? इसलिए कंपनी कहती है प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दो, जिसने मतलब ज्यादा अलॉट किए हैं उसको कम। तो कम कितने कम, इसको हमें कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी इसकी, कि अगर अप्लाइड दिया होता है क्वेश्चन में, कभी अप्लाइड दिया होता है, कभी अलॉटेड दिया होता है। तो जब हमें अप्लाइड दिया होगा कि अप्लाइड कितने हैं, तो हम अलॉटेड कैसे निकालेंगे, इजी समझ लेना। एक केस में ये बना देता हूं, ठीक है, कि 30,000 अप्लाइड है, अलॉटेड निकालने हैं। दूसरा केस में बना देता हूं जी 40,000 अलॉटेड है, ठीक है, 40,000 अलॉटेड है, तो बताओ अप्लाइड कितने होंगे। ये एक केस बहुत अच्छा आप समझ लेना इसको, कि 30,000 जिन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं उनको मैं अलॉट कितने करूं, कैलकुलेट होगा ये, ठीक है। इसको समझना कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरा मैंने क्या बना दिया कि अलॉट 40,000 है, इसको कॉलम्स, ये अप्लाइड का कॉलम है, ये अलॉटेड का कॉलम है। तो अलॉटेड के कॉलम में वैल्यू दे रखी है 40,000, तो बताओ अप्लाइड कितने होंगे। 30,000 अप्लाई किए हैं, तो बताओ अलॉटेड कितने होंगे, ठीक है। तो इसको समझ लो। सबसे पहली बात इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना है कि हमेशा ये बड़ा होता है, अप्लाइड ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू होती है, ये छोटी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये 30 है तो जरूर ये 20-25 होंगे, इससे कम होंगे। ये 40 है तो जरूर ये 50-55 हो सकते हैं, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे छोटी वैल्यू निकालनी है। छोटी और बड़ी वैल्यू समझ लेना, यहाँ पे छोटी वैल्यू आती है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है। जब छोटी वैल्यू आती है तो इनका प्रपोर्शन समझ लेना। प्रपोर्शन इन्होंने दे रखा है, प्रपोर्शन अगर कहा है प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, तो इसका मतलब यही प्रपोर्शन है, दिस इज द प्रपोर्शन, ठीक है। कहने का मतलब है 3 लाख वालों को 2 लाख दे दो, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन कितना हो गया, ये 2/3 का प्रपोर्शन हो गया, समझ रहे हैं। ये 2:3 का प्रपोर्शन है। पहले तो हमें प्रपोर्शन समझ लेते हैं कि ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 2 और 3 यहाँ से हमें समझ आ रहा है प्रपोर्शन इनका 2 और 3 का प्रपोर्शन है। तो बताओ मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं 30,000 को क्या करूं, 30,000 को मुझे यूज भी यही करना है, मुझे यही यूज करना है। तो छोटी वैल्यू निकालने के लिए 2/3 से छोटी आएगी या 3/2 से छोटी आएगी। ऊपर वैल्यू छोटी रहेगी तो छोटा आएगा 2/3, ठीक है। इसको देखो, इसमें वैल्यू बड़ी चाहिए, बड़ी, ठीक है। तो बड़ी 40,000 से हमें ये वैल्यू निकालनी है, बड़ी निकालनी है वैल्यू, तो जरूर 3 ऊपर रखना है, 2 नीचे रखना है। यही इसको ध्यान रखना कि अगर हमें अलॉटेड निकालना है तो 2/3 कर दो, ठीक है। छोटा ऊपर, छोटी वैल्यू चाहिए तो छोटा ऊपर, और यहाँ बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। इतने से आपका इजी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो आप इतना होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अप्लाइड और अलॉटेड हम कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चंस में। बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट काम आएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखना कि अप्लाइड हमें इतने दिए हैं, अलॉटेड इतने हैं, तो हम कैसे निकालते हैं। छोटी बड़ी वैल्यू इनका ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, एक तो ये हो गया सिंपल। एक काम और करती है कंपनी कुछ को वापस कर देती है, कुछ को रिटर्न कर देती है, ठीक है। रिटर्न का मतलब बोले 50,000 शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल वापस भेज दो, ठीक है। बाकी जो 2.5 लाख हैं उनको प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दो, ठीक है। तो जितने वापस कर दिए उस केस को भी समझ लेना। सेम केस है, 2 लाख इशू करे मैंने, सब्सक्रिप्शन आई 3 लाख की। अब कंपनी कहती है कि 2 लाख शेयर्स को मैंने क्या करना है, 2 लाख शेयर्स में 3 लाख जो आए हैं, 3 लाख शेयर्स में सीधे 50,000 को तो जी रिटर्न कर दो। 50,000 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, माइनस कर दो, बैंक से इनका पैसा वापस रिफंड कर दो, ऐसा कहेगी। बचे कितने, बचे 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख को कहेगी इनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, इनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, ठीक है। इनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, ठीक है, 2.5 लाख को। तो 2.5 लाख को जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे तो इसका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, भाई 2.5 लाख को 2 लाख देने हैं, प्रोपोर्शन हो गया 2.5 लाख रेशियो 2 लाख, ये प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। यानी काट लो इसको, ठीक है। 25:20 का प्रोपोर्शन है, 5:4 का प्रोपोर्शन हो गया। आप 5:4 के प्रोपोर्शन से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। होप आप लोगों को इतना कंसेप्ट समझ आया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन तक का, ठीक है।
आगे के कंसेप्ट को समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।